बच्चों आज हम लोग आ गए हैं ड्यूअल नेचर मॉडर्न फिजिक्स के ड्यूअल नेचर चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में आ गए। ठीक है। और लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है, नंबर 1 आपने देखा होगा बच्चों। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक बातें सीखी थी। तो लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार आपको, है ना, रिकॉल करा दे रहा हूँ। तो लेक्चर 1 में हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था वर्क फंक्शन, या जिसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। तो हमने सबसे पहले वर्क फंक्शन पढ़ा, फिर मैंने आपको डिफरेंट मेटल के, है ना, वर्क फंक्शन के बारे में बताया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया बच्चों। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। और वर्क फंक्शन में बहुत सी हमने बेसिक बातें की थी। तो वर्क फंक्शन में हमने बहुत सी बातें की, ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक था। फिर वर्क फंक्शन के बाद हमने बात की थी किसकी बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की आगे की बातें करेंगे। आज हम पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे लीनर्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या वैसे तो हर्ड्स, कहीं कहीं पर हर्ड्स एंड लीनर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, कहीं लीनर्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। वैसे बेसिकली लीनर्ड एंड मिलिकन एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, कहलाया जाता है। तो बात करते हैं आज बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और वर्क फंक्शन क्या होता है। मतलब लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 जरूर देखिए बच्चों, क्योंकि बेसिक बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है। तो लेक्चर 2 में जाने से पहले लेक्चर 1 जरूर देखिएगा। तो आज बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो दो साइंटिस्ट ने मिलकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली शो किया बच्चों। तो इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, या आप इसे एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो तरीके से कह सकते हो उसे। आप इसे ये भी बोल सकते हो बच्चों, इट इज एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक ही बात है। तुम बात करें एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसने की थी, दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को किया था। तो उन दो साइंटिस्ट के नाम से भी आप इसको कह सकते हो, इसे आप लीनर्ड एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो। मैं इसके आगे से लिख दे रहा हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज लीनर्ड लीनार्ड एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, सॉरी, लीनर्ड एंड मिलिगन एक्सपेरिमेंट, लीनर्ड एंड मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। जैसे आपने एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा बच्चों, ये वही मिलिगन है। तो आप इसे दो तरीके से बोल सकते हो, ठीक है ना। इसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हो, या ऐसे लीनर्ड एंड मिलिगन एक्सपेरिमेंट कह सकते हो, या ऐसे आप एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत तरीके से इसको आप कह सकते हो बच्चों। तो समझिए इन्होंने क्या किया, और ये ध्यान दीजिएगा आगे के इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, वो सभी टॉपिक, मतलब आगे मोस्टली टॉपिक इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होंगे। मतलब आगे जो हम लोग टॉपिक, आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जब इस टॉपिक के बाद, तो हम उन टॉपिक में इस डायग्राम का रेफरेंस देंगे, जो डायग्राम मैं अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए बना रहा हूं बच्चों। तो ध्यान देना, इन्होंने एक अरेंजमेंट बनाया, और इस अरेंजमेंट के हेल्प से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो समझ ना बच्चों। तो इन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली, मैं पहले डायग्राम बना देता हूं बच्चों, फिर डायग्राम के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, फिर इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं कि आपके इस डायग्राम में क्या क्या किस चीज का क्या मतलब है। जैसे आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये उसी से मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट है बच्चों, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जैसा। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं जब डायग्राम बन जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चा, कि डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं।
ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ बच्चों पहले। इस डायग्राम को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि डायग्राम है ना में क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। पहले इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब बच्चों समझना, ध्यान दीजिएगा, पहले इस डायग्राम के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले है ना डायग्राम को समझना जरूरी है बच्चों। के डायग्राम में हमने है ना क्या डायम अरेंजमेंट बनाया है। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है ना, ये किनका एक्सपेरिमेंट में नाम लिखे, लीनड एंड मिलिगन एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, ये क्या एक वैक्यूम ट्यूब ली इन्होंने, एक वैक्यूम ट्यूब है जो येलो कलर से मैंने दिखा रखी है, एक वैक्यूम ट्यूब है और डब्ल्यू एक विंडो है। वैक्यूम ट्यूब का मतलब जैसे इसमें इनिशियली एयर रही होगी तो वैक्यूम पंप के हेल्प से क्या करते हैं, एयर को रिमूव कर देते हैं। अब आप लोग की विंडो तो ओपन है, तो विंडो ओपन नहीं, जैसे इसको इसका ग्लास से कवर कर दिया बच्चे, जैसे पहले आपने एयर को निकाला इस ट्यूब से, ठीक है, वैक्यूम पंप के हेल्प से, और एयर निकालने के बाद इस विंडो डब्लू जो लिखा है इसको मैंने, इसको मान लो आपने ग्लास से कवर कर दिया। ठीक है, तो फिर ग्लास से एयर एंटर नहीं कर पाएगी, लाइट तो आ जाएगी, एयर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो एक ग्लास से हमने इसको कवर कर दिया, तो ये विंडो है जिससे क्या आ सके, लाइट आ सके बच्चों। ठीक है, तो समझिए फिर, तो हमने कहा ये क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, जिसमें एक विंडो ली गई है, किसके लिए आने के लिए, रेडिएशन के आने के लिए। फिर इस वैक्यूम ट्यूब में दो प्लेट हैं बच्चों, दो मेटल की प्लेट, एक प्लेट पी और एक प्लेट क्या है, क्यू प्लेट है। और ये जो मेटल लिया हमने क्या लिया है, फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव मेटल क्या होते हैं, किनका कितना वर्क फंक्शन होता है, कल वाले हमने इससे पहले वाले लेक्चर 1 में हमने बच्चों ये बात सीखी थी। तो आप लेक्चर 1 जरूर देखो, है ना, लेक्चर 2 में आने से पहले। ठीक है, क्योंकि बेसिक बातें लेक्चर 1 से ही स्टार्ट है। तो मैं टर्म यूज करूंगा और वो मान लो आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो मैं कुछ टर्म यूज करूंगा, फिर आप लोग ये टर्म क्या है, तो इसके लिए लेक्चर 1 जरूर देखिए पहले, है ना, सीक्वेंसली पढ़िए किसी चैप्टर को एकदम से स्किप करके मत आइए। तो ध्यान दो बच्चों, तो हमने क्या बोला कि ये एक वैक्यूम ट्यूब है, इसमें दो मेटल की प्लेट है पी एंड क्यू, और ये जो पी मेटल हमने लिया है ये क्या एक फोटो सेंसिटिव मेटल है। ठीक है,
ठीक, तो दो मेटल की प्लेट, वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक पी, एक को मैंने नाम क्यू दिया है। अच्छा, सी और ए का क्या मतलब है बताता हूं। देखो अब आप ये देख रहे हो कि इन मेटल की प्लेट को एक्सटर्नली किससे कनेक्ट किया गया है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। एक बैटरी है जिसे लिखा है एसटीबी। एसटीबी का मतलब हाई टेंशन बैटरी, ठीक है ना। एसटीबी मतलब हाई टेंशन बैटरी, मींस आप इस बैटरी के हेल्प से पोटेंशियल को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, और अप टू अ लार्ज रेंज। ठीक है, तो लो टू हाई तक जा सकते हो, तो इसे बोलते हैं हाई टेंशन बैटरी। मतलब एक वेरिएबल वोल्ट की बैटरी है, इससे आप वेरिएबल पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हो और पोटेंशियल को हाई रेंज तक बढ़ा सकते हो, इसलिए इसको हाई टेंशन बैटरी कहते हैं। अब देखो, तो हमने ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट को एक्सटर्नली बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और देखो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सी से कनेक्टेड है। सॉरी, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पी से कनेक्टेड है, पी प्लेट से कनेक्टेड है। और नेगेटिव को कैथोड भी कहते हैं बच्चों, जानते हो। जैसे सेल में नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं तो कैथोड एनोड बोलते हैं ना हम लोग। तो जो पी प्लेट एक्ट एज कैथोड बिकॉज इट इज कनेक्टेड फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ हाई टेंशन बैटरी। फिर आप देखो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को, अभी की के बारे में बताता हूं। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया है हमने, क्यू प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है। तो जो ये पॉजिटिव पर है, तो पॉजिटिव को एनोड कहते हैं। तो सी और ए का मतलब क्या है, कैथोड एनोड, और इसको ऐसे भी कहते हैं एमीटर कलेक्टर। जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसे एमीटर बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा उसे कलेक्टर भी कहते हैं। तो बहुत सी बुक में इसे एमीटर और कलेक्टर भी कहते हैं। अभी वो बाद में बात आएगी, ठीक है, तो मैं बात को दोबारा भी बता दूंगा। बात समझ रहे हैं। तो पी प्लेट नेगेटिव पर है इसलिए कैथोड, क्यू प्लेट पॉजिटिव पर तो एक्ट एज एनोड, और इसे एमीटर और इसे कलेक्टर भी कह सकते हो। अच्छा, कुछ बातें और है, देखो कुछ चीजें डायग्राम में और दिख रही हैं। ये क्या है, की है। ये नॉर्मल की नहीं होती बच्चों, एक पोटेंशियल डिवाइडर होता है, और पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से हमने पोटेंशियल डिवाइडर नहीं बनाया है, ठीक है, सिंपल में बनाया है। ये की बेसिकली नॉर्मल की नहीं, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल की। ये की एक क्या है, ये बेसिकली एक रिवर्सिबल की है। रिवर्सिबल की का क्या यूज होता है आगे की जगह पर हम पढ़ेंगे बच्चों। रिवर्सिबल की, इसे बोलते हैं रिवर्सिबल की। जैसे आप जो लैब में यूज करते हो ना बच्चों, जो आप लैब में की यूज करते हैं, नॉर्मल कीज होते हैं, उन्हें वन वे या टू वे कीज कहते हैं। ये नॉर्मल की नहीं, हमने इसको बनाया नॉर्मल की जैसा है। मतलब नॉर्मल की लगी होती है, उस नॉर्मल की के साथ एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा होता है। उस पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से हम क्या करते हैं, भी मैं आपको आगे एक जगह पर आएगा जब हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो हम रिवर्सिबल की का इफेक्ट पढ़ेंगे बच्चों, क्या होता है रिवर्सिबल की हमने क्यों ली है। फिलहाल इतना याद रखो, इस की को मैंने कोड कर दिया क्या है, रिवर्सिबल। अभी इसकी बात, आज ही हम इसकी बात करेंगे रिवर्सिबल की एक जगह पर, ठीक है। तो बैटरी के साथ एक की लगी है विच इज नोन एज रिवर्सिबल की, है ना। और देखो इस की के आगे से हमने एक माइक्रो या मिलीमीटर, ठीक है ना, हमने एक माइक्रोमीटर बना रखा है, आप मिलीमीटर भी बोल सकते हैं उसको। चलिए खैर, तो माइक्रो समझते हो, 10⁻⁻⁶ की रेंज में होते हैं मीटर, उसे माइक्रो कहते हैं। 10⁻⁻³ की रेंज में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। तो हमने एक माइक्रोमीटर लगा रखा है। बेसिकली इस अमीटर के हेल्प से ही, देखो इलेक्ट्रॉन तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो हम देख नहीं पाएंगे, है ना। करंट की प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस को शो करेगी, तो इसलिए हमने क्या लगा रखा है सर्किट में, सीरीज में। सबको सीरीज में देखो, बैटरी उसके साथ की, उसी के सीरीज में क्या लगाया, एक माइक्रो एमीटर लगाए, फिर एक वोल्ट मीटर भी लगाए। इन सब का यूज क्या है अभी आगे समझोगे बच्चों। ये तो इन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, डायग्राम के बारे में। फिर आप देख रहे हो कि वोल्ट मीटर है, ठीक है, जो इन पी और क्यू के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, बहुत सिंपल सी बात है, जो भी आपने पी और क्यू के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा, ठीक है, तो ये V उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा जो आपने P और Q के बीच में क्रिएट किया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस। मैंने कहा वेरिएबल बैटरी है, तो पोटेंशियल को वेरी करोगे तो आपका वोल्ट मीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा P और Q के बीच में। तो इतनी चीज है। जल्दी से मैं एक बार दोबारा समराइज कर दे रहा हूं बच्चों, क्या बोला मैंने, अब ध्यान से सुनना। तो क्या है इस डायग्राम में, ये क्या एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक विंडो है, क्या आने के लिए, रेडिएशन आने के लिए एक प्रोविजन छोड़ा गया, नोन एज विंडो, डब्ल्यू विंडो है। फिर इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो मेटल की प्लेट्स हैं, एक प्लेट पी और एक प्लेट क्यू है। और जो पी प्लेट है ये क्या है, एक फोटो सेंसिटिव मेटल लिया गया। फोटो सेंसिटिव मेटल क्या होता है, मैंने कहा लेक्चर 1 में देखना। और ठीक, फिर इन मेटल प्लेट को हमने एक्सटर्नली एक हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया है, क्योंकि हमने पी प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो एक्ट एज कैथोड, और ए प्लेट को देखो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो एक्ट एज एनोड, ठीक है। या इसको मैंने कहा एमीटर, इसको कलेक्टर भी कह सकते हो। एमीटर कलेक्टर क्यों कहते हैं अभी समझोगे आगे।
ठीक है, फिर हमने कहा देखो इसी बैटरी के आगे से की लगा रखी है, इट इज अ रिवर्सिबल की, जो पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से की है ना, रिवर्सिबल की बनाई जाती है। और उसी के आगे से क्या लगा रखा है, एक माइक्रो एमीटर करंट को मेजर करने के लिए। फिर एक वोल्ट मीटर है, जो पी और क्यू के बीच में जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, वोल्ट मीटर उस पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएगा। चलिए ये तो बात हुई डायग्राम की। बात क्या है कि देखो इस डायग्राम को बच्चों समझना है, क्योंकि आगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे है ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है, और फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। तो ये मिलिकन और लीनर्ड ने उन इफेक्ट को बताया था और इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से बताया था। तो इसका है ना यूज है बच्चों इस एक्सपेरिमेंट का। आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे हम इसी का रेफरेंस देंगे, आगे बहुत से ग्राफ बनाएंगे हम लोग। जब हम ग्राफ की बातें करेंगे तो ग्राफ के बारे में बार बार हम इसी का रेफरेंस करेंगे। तो इस डायग्राम को दिमाग में बैठा लेना बच्चों, क्योंकि बार बार इसी डायग्राम की बात होगी। चलिए अब इन्होंने क्या स्टडी क्या किया बच्चों ने, इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व किया, मतलब क्या इनका ऑब्जर्वेशन था, क्या इनकी स्टडी थी, और इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन से कुछ स्टडी के बारे में बताया कि किन चीज का क्या क्या इफेक्ट होता है। तो आगे 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 जब बढ़ेंगे तो इफेक्ट भी आप समझोगे। चलो पहले मेन इफेक्ट के बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, पहले इनिशियली कोई भी रेडिएशन नहीं डाली, जैसे ये मान लो डार्क है ये है ना, अभी हम कोई भी रेडिएशन फॉल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इनिशियली हम लोग अभी रेडिएशन नहीं डाल रहे हैं और की को प्रेस कर देते हैं। जैसे आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो कोई भी 2 वोल्ट 4 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी आपने पोटेंशियल सेट कर लिया। जैसे मान लो आपने 2 वोल्ट पे पोटेंशियल को सेट कर लिया, ठीक है, लो पोटेंशियल पे हमने रख दिया और किधर क्या किया, की को प्रेस कर दिया। अभी हम रेडिएशन नहीं डाल रहे बच्चों, हमने कहा, इन्होंने कहा देखा कि अगर हम रेडिएशन ना डालें और अगर क्या करें, की को प्रेस करें, बैटरी को ऑन कर ले, किस पोटेंशियल पे सेट कर ले पोटेंशियल, जैसे मान लो 2 से जो भी 2486 वोल्ट पर आपने इसको सेट किया और की को प्रेस कर दिया, ठीक है। तो सोचिए कि क्या सर्किट में करंट आएगी। ध्यान देना हमने कोई भी रेडिएशन फॉल नहीं किए बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बिना रेडिएशन के सर्किट को ऑन करें तो क्या सर्किट में करंट आएगी, क्या ये माइक्रोमीटर करंट दिखाएगा? तो माइक्रोमीटर करंट नहीं दिखाएगा बच्चों। बोले भाई हमने तो बैटरी भी लगा रखी है नहीं, तो बैटरी लगा रखी है और की को भी प्रेस कर रहे हैं हम लोग, तो करंट क्यों नहीं आएगी? तो ऐसा है बच्चों, देखो ये पी और क्यू के बीच में ये क्या एक वैक्यूम ट्यूब है। क्या पी और क्यू के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन है? क्या पी क्यू से डायरेक्टली कनेक्टेड है बच्चों? नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो क्या ओपन सर्किट में करंट फ्लो करेगी? तो नहीं करेगी। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा ठीक है, और देखो हमने इसको वैक्यूम के अंदर क्यों लिया बच्चों? वैक्यूम ना हमने वैक्यूम के लिए, मान लीजिए अगर हम इसको वैक्यूम ट्यूब नहीं लेते, मान लो नॉर्मल इसमें ना एयर रह जाती, मान लो सपोज है ना, हम एयर नहीं निकालते और अगर की को प्रेस करते, ठीक है, और पोटेंशियल को बढ़ाते, ठीक है, तो ध्यान देना एक वैल्यू होती है, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया होगा बच्चों, कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसके अंदर एयर आ जाए और आप पोटेंशियल बढ़ाओ, पोटेंशियल डिफरेंस से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ना, जैसे एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ता रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़कर कितना हो गया 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर पे पहुंच गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। और जब एयर आयनाइज होगी तो आयंस बनेंगे और आयंस अगर मूव कर जाएंगे तो करंट फ्लो कर सकती है बच्चों, है ना, अगर एयर रह जाए। लेकिन हमने उस पॉसिबिलिटी को रखा ही नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने तो क्या किया, एयर को निकाल दिया, ठीक है। तो ना तो पी और क्यू के बीच में एयर है और ना पी और क्यू के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन है। तो सोचिए अगर हम की को इनिशियली प्रेस करें तो क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगी? विदाउट रेडिएशन है बच्चों, मैं रेडिएशन की बात नहीं कर रहा, अभी मैंने रेडिएशन को ऑफ करके रखा है, रेडिएशन को हमने ऑफ कर रखा है, की को प्रेस कर दे रहे हैं, तो अभी इनिशियली उन्होंने देखा कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। इसके अंदर एयर के पार्टिकल भी इसके अंदर नहीं है। चलिए ठीक है, तो ऐसा होना भी चाहिए बच्चों, ठीक। तो की प्रेस की इनिशियली देखा कि जब रेडिएशन नहीं डाल रहे हैं तो कोई भी आपका क्या नहीं होता है, माइक्रोमीटर कोई भी करंट शो नहीं कर रहे, इसका मतलब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। अब इन्होंने क्या किया, अब ध्यान देना बच्चों, अब इन्होंने क्या किया, रेडिएशन को ऑन कर दिया, मतलब अब रेडिएशन डाल दिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इस पी वाली प्लेट पर रेडिएशन किस पे डालने बच्चों, कैथोड पे डालने, जिसको आपने नेगेटिव से ग्रेड किया है। तो अब इन्होंने क्या किया, देखो की को ऑन रखा है बच्चों, की को ऑन रखा है, बैटरी को ऑन रखा है हमने, मान लो 2 4 वोल्ट जिस वोल्ट पे भी सेट किया आपने, की को ऑन किया, बैटरी को सेट कर लिया हमने,
अब हम क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, मतलब हमने नहीं, लीनार्ड मिलिगन की बात कर रहे, इन्होंने पहले क्या किया, लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन फॉल किए, जैसे इन्होंने रेडिएशन डाले, ठीक है, पहले इन्होंने लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डाले किस पर, पी वाली प्लेट पर डाले, ठीक है। तो देखा कि क्या होता है, जब ये लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डालते हैं तो अभी भी मिली माइक्रोमीटर कोई भी करंट शो नहीं करता है। इसका मतलब हम रेडिएशन तो डाल रहे हैं, लेकिन रेडिएशन डालने से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पा रहे। तो इन्होंने इसका मतलब कंक्लूजन निकाला कि लो फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, कितने पर होता है, ये सब मैंने लेक्चर 1 में बच्चों पढ़ा, इसलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर 2 से पहले लेक्चर 1 जरूर देखिए, सीक्वेंसली आइए चैप्टर में, ऐसे स्किप करके मत पढ़िए, ठीक है, हर बात के। फिर अब ये नहीं कि मैं आपको लेक्चर 2 में पूरा लेक्चर 1 की बातें बताऊं, तो फिर लेक्चर 1 ही पढ़ते रहेंगे लास्ट तक, तो उसके लिए लेक्चर 1 देखिए पहले। तो हमने क्या बोला, तो इन्होंने देखा कि इनिशियली जब इन्होंने लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डाले तो माइक्रोमीटर कोई भी करंट शो नहीं करता है। इसका मतलब कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। अब इन्होंने क्या किया, ये जो लाइट रेडिएशन है इनकी फ्रीक्वेंसी को क्या किया, ग्रेजुअली बढ़ाया, बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, कुछ देर तक देखा इसमें कोई भी करंट शो नहीं हो रही। इसका मतलब अभी भी कोई भी क्या रहा है, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा है। फिर देखा इन्होंने कि जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली बढ़ा रहे बच्चों, हल्के हल्के बढ़ा रहे, तो देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहे तो इनिशियली माइक्रोमीटर कोई भी करंट शो नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने देखा कि अचानक से माइक्रोमीटर क्या करता है, करंट शो कर देता है, मतलब है ना, माइक्रोमीटर में क्या आ जाता है, डिफ्लेक्शन आ जाता है बच्चों, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि ये इन्होंने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, कुछ देर तक देखा कि माइक्रोमीटर कोई भी करंट शो नहीं कर रहे, और बढ़ाते 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 एक पॉइंट पर इन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे माइक्रोमीटर क्या दिखाने लगता है, करंट दिखाने लगता है। तो अब इन्होंने क्या, इससे क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने इसका मतलब कहा कि देखो देखो इलेक्ट्रॉन को हम माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन को देख तो नेकेड आई से देख नहीं सकते बच्चों, है ना। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि अगर क्या आ रही है, माइक्रोमीटर करंट दिखा रहा है, माइक्रोमीटर अगर करंट दिखा रहा है तो इसका मतलब सर्किट क्लोज हो गया, और अगर सर्किट क्लोज हो गया मतलब अब पूरे सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला कि अगर माइक्रोमीटर में करंट आ रही है तो मींस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे किससे, कैथोड से क्या एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। और देखो सामने क्या एनोड है जो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और सामने क्या एनोड पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर कहां मूव कर जा रहे हैं, एनोड पे मूव कर जा रहे हैं, ठीक है ना, और जिससे हमारा सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है। भाई देखो चाहे इलेक्ट्रॉन बाय एयर मूव करे या किसी कंडक्टर की हेल्प से मूव करे, है ना, सर्किट हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। देखो बाकी बाहर जो आपका एक्सटर्नल सर्किट है इसमें तो आपने वायर जोड़े हैं, तो यहां पर तो क्या हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनसाइड दी वायर मूव कर रहे होंगे, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाय वैक्यूम पी से किस में जा रहे हैं, क्यू में जा रहे हैं। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाते 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 तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, पी प्लेट से क्या निकल रहे हैं, मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कहां चले जा रहे हैं, एनोड में चले जा रहे हैं, ठीक है, और जिससे हमारा सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है, और जिससे हमारी क्या हो रहा है, माइक्रोमीटर क्या दिखा दे रहा है, करंट दिखा दे रहा है। तो इसका मतलब लास्ट में कंक्लूजन निकला, इन्होंने निकाला कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, है ना, एक उससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन हो जा रहा है बच्चों, और जिससे हमारी करंट आ जा रही है। उस फ्रीक्वेंसी को इन्होंने क्या नाम दिया बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और भी बहुत सी बातें चेक की, अभी आगे हम इस टॉपिक के आगे जब बढ़ेंगे तो पता लगेगा। और इन्होंने ये भी चेक किया कि इस मेटल को ना, इस मेटल की प्लेट को बदल बदल कर देखा, ठीक है, जैसे अभी कोई आपने जैसे सीजियम की प्लेट लगाई, फिर आपने मान लीजिए कॉपर की लगाई, एल्यूमिनियम की लगाई, तो इन्होंने चेक किया कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो मेटल टू मेटल क्या करती है, वेरी। ये बात हमने कल इससे पिछले लेक्चर 1 में भी कही थी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल टू मेटल वेरी करती है। ये इन्हीं का कंक्लूजन है बच्चों, मिलिगन एंड लीनार्ड का। तो इन्होंने ये भी चेक किया कि क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल को इन्होंने रिप्लेस करके देखा, तो देखा कि क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए वो लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होती है। और कुछ मेटल ऐसे भी देखे जिनमें कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है। मैंने ये बात पिछले लेक्चर 1 में बताई थी बच्चों
कि हमारे फोटोन के पास किस रेंज की क्या होती है, एनर्जी होती है, वो कितने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, किस रेंज के इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं। तो लेक्चर 1 में पूरा डिटेल हमने बताया था। ठीक है, तो लास्ट में इनका कंक्लूजन ये निकला। ठीक है ना, फिर से एक बार बोला, क्या बोला इन्होंने लास्ट टाइम, एक बार फिर पूरा जल्दी जल्दी समराइज कर दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ बच्चों, क्या बोला हमने कि इनिशियली इन्होंने क्या किया, कोई रेडिएशन फॉल नहीं किए, और क्या किया, की को प्रेस किया, तो देखा माइक्रोमीटर में कोई भी करंट नहीं आ रही। और सही बात है, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पी और क्यू के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, तो सर्किट ओपन होने की वजह से करंट फ्लो नहीं कर रही है। फिर उन्होंने क्या किया, रेडिएशन फॉल करना स्टार्ट किया, किस प्लेट पर, कैथोड पर, जिसको हम पी प्लेट बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कैथोड पे क्या डाले, रेडिएशन डाले। और इनिशियली देखा कि जब लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डाल रहे हैं तो माइक्रोमीटर कोई भी करंट शो नहीं कर रहे हैं, मींस लो फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को ग्रेजुअली क्या किया बच्चों, बढ़ाया, और बढ़ाते रहे, ग्रेजुअली बढ़ाते रहे, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने चेक किया कि माइक्रोमीटर क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखा देता है। तो मींस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर माइक्रोमीटर क्या दिखा रहा है, करंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, और वो एनोड की तरफ मूव कर जा रहे हैं, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, और इस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया इन्होंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये भी चेक किया, इस मेटल को इन्होंने चेंज करके देखा और देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल टू मेटल क्या करती है, वेरी वेरी करती है। ठीक है, फिर और भी बहुत सी बातें बताई इन्होंने बच्चों। इन्होंने इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी भी बताया कि इस एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये बातें आगे एक टॉपिक में हम लोग करेंगे। फिलहाल आप ये एक्सपेरिमेंट है ना समझ गए हो बच्चों। तो देखो, इसमें एक्सपेरिमेंट लिखने को इन जनरल नहीं आता, एक्सपेरिमेंट मैंने जनरल बात बता दी। मेन है कि इस एक्सपेरिमेंट पे, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, और पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है, वो आपने पढ़ना है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो उस इफेक्ट की बात करते हैं बच्चों। आप इसे डायग्राम को बना लो, मैंने नोट कर लो। फिर मैं वो 3 इफेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है इस एक्सपेरिमेंट में। इसे आप स्क्रीन को पॉज करके डायग्राम को नोट कर लो, क्योंकि हम इसी डायग्राम को बार बार क्या करेंगे, है ना, रेफरेंस देंगे बच्चों। इस डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये डायग्राम ऐसे एक्सपेरिमेंट लिखने को नहीं आते बच्चों। हाँ, अब जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट, उसको समझना बहुत ध्यान से बच्चों। उसी के लिए हमने ये पढ़ा है, ये एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ा है वो इस टॉपिक में आप समझ जाओगे बच्चों। तो अब हमने समझना है, एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कॉमा फ्री पोटेंशियल कर लेते, चलो इसके बाद इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कॉमा पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी on photoelectric effect, on photoelectric effect। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान देना। आगे हम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ेंगे, वो लॉ में भी इफेक्ट की बातें करेंगे बच्चों, तो अब ध्यान से सुनना इसको। चलिए, सबसे पहले इफेक्ट पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ क्या, हमारा इंटेंसिटी की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पहले समझ लो बच्चों, मैं पूरा लिखा भी दूंगा, इसमें ग्राफ वगैरह है वो भी समझ लेंगे। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो अगर हम रेडिएशन की इंटेंसिटी चेंज करें, ठीक है ना,
तो इंटेंसिटी चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। चलो इस डायग्राम में वापस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा देखो हर जिस भी हम इफेक्ट की बात करें वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। क्या होता है, जैसे अभी हमने क्या बोला कि जैसे हमने क्या किया, इनिशियली रेडिएशन फॉल नहीं किए और हमने की को प्रेस किया बच्चों, इनिशियली विदाउट रेडिएशन, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं, कोई भी आपका मिली माइक्रोमीटर ने कोई भी करंट नहीं दिखाई, क्योंकि पी और क्यू के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था। फिर हमने क्या किया, रेडिएशन डाले, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इन्होंने चेक किया कि क्या होते हैं, पर मतलब कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और वो पी से कहाँ चले जाते हैं, क्यू में चले जाते हैं, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम दिया उन्होंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब एक बात ध्यान सुनना बच्चों, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, इजेक्ट कर लिया, और हमारी सर्किट में करंट आ गई। अब बात ही सोचिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पहले लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डाले, हमने पहले लो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डाले और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुए, क्योंकि जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बिलो होगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो आपको थ्रेशोल्ड तक पहुंचना पड़ेगा, जब आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो मान लीजिए मैंने पहले रेडिएशन डाले बिलो थ्रेशोल्ड और इजेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इजेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। चलो आपने कहा कि चलो मैं इजेक्शन को स्टार्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी बढ़ाता हूं। ध्यान देना, अभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाना छोड़ दिया। आपने कहा चलो मैं देखता हूं कि क्या इंटेंसिटी बढ़ा के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को तो होल्ड पे कर दिया, अभी इजेक्शन नहीं हो रहा है सर, ठीक है, इजेक्शन नहीं हो रहा है। फिर आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, तो इजेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो आपने कहा चलो देखते हैं कि क्या इंटेंसिटी बढ़ाकर इजेक्शन स्टार्ट हो सकता है। अब हमने फ्रीक्वेंसी को होल्ड पे कर दिया और क्या बढ़ा रहे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे, ठीक है। तो मालूम इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा? तो नहीं होगा बच्चों। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं है, मतलब अगर आपकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेशोल्ड है, ठीक है ना, और आप फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट नहीं होगा, आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो बच्चों। बोले ऐसा क्यों, बताता हूं, ठीक है, समझना इस बात को। हाँ बच्चों, ऐसे जैसे मान लीजिए, चलो प्लेट ही बना लेते हैं बच्चों ना, वो जो आपने प्लेट बना रखी है ना पीछे, इस प्लेट की बात कर लेता हूँ, है ना। अब मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ बार बार, मैं इस पी प्लेट की बात कर लेता हूँ, समझना ध्यान से बच्चों। ये पी प्लेट है मान लीजिए मेरी, और मैं इस पी प्लेट पर क्या कर रहा था, जो कैथोड है निगेटिव से कनेक्टेड है, ये कैथोड है जो किस पर है, निगेटिव पर है बच्चों। हम इस पर रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, तो मान लो मैंने रेडिएशन फॉल किए और वो रेडिएशन किसके फॉर्म में आ रहे हैं बच्चों, पैकेट्स के फॉर्म में, नोन एज फोटॉन। ये बात हमने लेक्चर 1 में पूरी डिटेल में पढ़ी, लेक्चर 1 देखो बच्चों, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के क्या डाल रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये रेडिएशन किसके फॉर्म में आ रहे हैं, फोटॉन्स। मैंने कहते हैं ना कि लाइट पैकेट्स के फॉर्म में आती है, एक पैकेट को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, और एक फोटॉन इतनी एनर्जी पजेस करता है। और मान लीजिए मैं फोटॉन, जो रेडिएशन मैंने ली है, इन रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज लेस देन थ्रेशोल्ड। ठीक है ना। तो फोटॉन है ना, कि मतलब रेडिएशन फोटॉन के फॉर्म में आ रहा है, और फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आप थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन नहीं डालोगे, बोलते हैं ना सूटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। और देखो मैंने रेडिएशन क्या डाले, थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी के डाले, तो सोचिए क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ये लेक्चर 1 में मैंने डिटेल में बताया बच्चों, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किससे मिलती है, उनको फोटोन से मिलती है, ठीक है ना। तो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन को सूटेबल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे इस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं। मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को और नहीं बढ़ाया,
मैं चेक करता हूं कि क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से इजेक्शन हो जाएगा क्या। तो मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं, जो भी फोटोन है इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं, मतलब रेडिएशन की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं बच्चों। तो जैसे इंटेंसिटी को मैंने डबल कर दिया, 3 टाइम कर दिया, 4 टाइम कर दिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे बच्चों। आप इंटेंसिटी को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, कितना भी कर लो। बोले भाई ऐसा क्यों है? इंटेंसिटी बढ़ाने से है ना कुछ तो हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट क्यों नहीं हो रहे? तो ध्यान देना बच्चों, इंटेंसिटी बढ़ाने से होता क्या है बेसिकली, सुनना इस बात को बहुत ध्यान से। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो रहा है, इसको अलग से डायग्राम में समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आप रेडिएशन फॉल कर रहे हो, ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है? अगर आप क्या कर रहे हो, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, है ना, आप इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है? तो इंटेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इनकमिंग पर सेकेंड। ये हमने कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ते हैं कि इंटेंसिटी होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। या ऐसे बोल लीजिए, अगर किसी सरफेस पे क्या हो रहा है, रेडिएशन फॉल हो रहे हैं, तो इंटेंसिटी का मतलब है कि उस जिस सरफेस पे रेडिएशन फॉल कर रहे हैं, उस सरफेस के यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी फॉल कर रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर एनर्जी किसी सरफेस पे फॉल कर रही है, तो सरफेस के यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी फॉल कर रही है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। ये एनर्जी किसी है ना किसी स्पेस को क्रॉस कर रही है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को भी इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम इस सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कह रहे हैं। अच्छा, तो हमने कहा जैसे मान लीजिए पहले मेरी इंटेंसिटी आई थी बच्चों, मैं आई इंटेंसिटी के रेडिएशन क्या कर रहा था? फॉल कर रहा था, और एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी सरफेस पे फॉल कर रही थी, ठीक है ना। अच्छा, ये एनर्जी आ किसके फॉर्म में रही है बच्चों? फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। जैसे मैं बोलता हूं कि 10 जूल एनर्जी आ रही है, तो 10 जूल एनर्जी कौन लेके आ रहे हैं? फोटॉन्स लेके आ रहे हैं, है ना। या मैं बोल रहा हूं कि 100 जूल एनर्जी आ रही है, तो 100 जूल एनर्जी कौन लेकर आ रहे हैं? फोटॉन्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। तो मान लेते हैं जब मेरी इंटेंसिटी आई थी बच्चों, ध्यान देना मेरी बात बहुत ध्यान से, मान लीजिए इंटेंसिटी आई थी, तो मान लेते हैं कि 1 सेकंड में जो फोटॉन थे, मान लीजिए है ना, इसको कहीं थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूं, चलो फोटॉन्स, मान लीजिए 100 फोटॉन्स आ रहे थे। समझ रहे बच्चों मैंने क्या बोला? मान लीजिए हमारे रेडिएशन की क्या थी, इंटेंसिटी आई थी, तो 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स आ रहे थे? 100 फोटॉन्स आ रहे थे। और एक फोटॉन के पास कितनी एनर्जी थी? एच म्यू के बराबर एनर्जी थी ना बच्चों, ठीक है। तो आप 100 फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 100 टाइम्स ऑफ एच म्यू। चलिए, तो हमारी इंटेंसिटी भी आई थी, और 1 सेकंड में कितने फोटोन रिसीव कर रहे थे हम लोग? 100 फोटोन रिसीव कर रहे थे। और जो हमारे फोटोन आ रहे थे, मैं इसी को यहां फॉलो कर रहा हूं बच्चों, तो हमारे इतने फोटोन आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, और एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी थी। अब मान लीजिए मैंने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, तो अब 1 सेकंड में कितने फोटोन आएंगे बच्चों? क्योंकि इंटेंसिटी को डबल करने का मतलब एनर्जी को डबल करने का, एनर्जी डबल कर दिया आपने। तो अगर पहले 1 सेकंड में 100 फोटोन आ रहे थे, तो अब 1 सेकंड में कितने फोटोन आएंगे बच्चों? 200 फोटोन आ जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी डबल हो गया, क्योंकि आपने इंटेंसिटी डबल की, अमाउंट ऑफ फोटोन डबल हो गया, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी डबल हो गई। लेकिन बताइए, क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ गई? क्या इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी बढ़ी? नहीं बच्चों। याद रखिए कि अगर आप फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हो, खाली क्या बढ़ा रहे हो? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का अमाउंट तो बढ़ जाएगा, पर सेकंड जो फोटोन आ रहे हैं उनका अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी क्या नहीं बढ़ेगी बच्चों? एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए फोटोन के पास एच म्यू एनर्जी थी, और ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम थी, तो अभी भी फोटोन उतनी, एक फोटोन के पास एनर्जी उतनी है। बात समझे? मैंने बोला क्या कि जब मेरी इंटेंसिटी आई थी, तो जो फोटोन आ रहे थे उनके पास इतनी एनर्जी थी, और फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड से कम थी, क्योंकि फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम थी, इसलिए फोटोन जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहे थे बच्चों,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो हुआ क्या, देखो हमने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ज्यादा फोटोन आए, ठीक है, लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी बच्चों। तो क्या सोचिए, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे? इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो होगा क्या, जैसे देखिए इंटेंसिटी बढ़ाने से हुआ क्या बेसिकली, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हुआ, देखिए जब एक सेकंड में 100 फोटोन आए तो एक फोटोन अपनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो जब 100 फोटोन आएंगे तो वो 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन में एनर्जी क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 100 इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको एमिट होने के लिए जितनी सूटेबल एनर्जी चाहिए थी वो फोटोन से उनको नहीं मिली। हाँ 100 लोग में एनर्जी 100 लोग को एनर्जी तो मिल गई, मैं पहले आई की बात कर रहा हूं बच्चों, 100 लोग को एनर्जी तो मिल गई, सबको एनर्जी मिली, लेकिन वो एनर्जी उनको एमिट होने के लिए सूटेबल नहीं थी, तो वो एमिट नहीं हो पाए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अगेन फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, इंटेंसिटी और डबल कर दी। तो मान लो इंटेंसिटी पहले आई थी, मैंने 2i कर दी, तो पहले एक सेकंड में 100 फोटोन आ रहे थे, तो अब कितने फोटोन आ गए, डबल, मान लो 200 फोटोन आए। तो अब क्या हुआ, जब 200 फोटोन आए तो एनर्जी, हर एक फोटोन अपनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। तो जब 200 फोटोन आए तो उन 200 फोटोन ने 200 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, लेकिन एनर्जी उतनी थी क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई बच्चों। तो पहले जितने 100 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली थी, अब नए 200 इलेक्ट्रॉन को भी उतनी एनर्जी मिली, और वो एनर्जी उनको एमिट होने के लिए सूटेबल नहीं थी। तो एनर्जी बटी ज्यादा है ना, ज्यादा लोग में एनर्जी बढ़ गई, लेकिन वो उनके एमिट होने के लिए सूटेबल नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। तो अगर आप इंटेंसिटी 3 टाइम कर दोगे, ठीक है, तो फोटोन मान लो 300 हो जाएंगे, तो फिर 300 फोटोन आएंगे और 300 इलेक्ट्रॉन, नए 300 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे। लेकिन अभी भी क्या होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी सूटेबल नहीं है। तो मींस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए इंटेंसिटी बढ़ाकर फायदा नहीं होगा बच्चों। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, ठीक है, तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन का नंबर बढ़ेगा, फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि फोटोन ज्यादा एनर्जी लेकर आए, तो आपने क्या बढ़ानी है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन नहीं डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, और अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी ना बढ़ाकर इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। हाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इट मींस, इसका मतलब कि इंटेंसिटी का इफेक्ट कब होगा बच्चों, तो इंटेंसिटी का इफेक्ट जब तक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाकर कुछ नहीं होगा। हाँ अब सोचिए, अब अगर मान लीजिए, अब मैं क्या बोलता हूं कि अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, सूटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डालता हूं। पहले मैंने क्या किया, ठीक है बच्चों, आप सुनो, एक्सपेरिमेंट में आ जाओ वापस। पहले मैंने क्या किया, सूटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डालकर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गए। आपने सूटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब मोर देन थ्रेशोल्ड के रेडिएशन डाले, है ना। अब सुनना बच्चों, अब मान लीजिए, चलो मैं इसी में आ जाता हूं वापस। अब इसी को दोबारा कर लेते हैं, ऐसे मान लो, है ना, इसी का सेकंड पार्ट। अब मैं क्या करता हूं, यही प्लेट है, पी प्लेट। अब सुनना बच्चों ध्यान से दोबारा से, पी प्लेट है, कैथोड है, नेगेटिव पर है, नेगेटिव पोटेंशियल पर है, नेगेटिव पर है, सॉरी, कैथोड नेगेटिव, हाँ लिख रहा है, मैंने लिख ही रहा हूं, कैथोड नेगेटिव पर है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूं, जो रेडिएशन फॉल कर रहा हूं, अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, वो मोर देन क्या है, थ्रेशोल्ड है बच्चों। ये जो फ्रीक्वेंसी है मोर देन क्या है, थ्रेशोल्ड है। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, होंगे ना, इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम थी। अब मैंने क्या किया, वो एक्सपेरिमेंट जो पीछे एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट पे दोबारा से मैंने किया, दोबारा से, और इस बार मैंने क्या किया, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर के रेडिएशन डाले, तो अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गए। पहले मैंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टार्ट कर लिया, अच्छा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गए, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर दिया, अब हम फ्रीक्वेंसी को और नहीं बढ़ा रहे क्योंकि मेरा रिजेक्शन स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं बच्चों, मींस ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहले मैंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टार्ट कर लिया, अब मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं।
अब अगर मैं क्या करता हूं, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है ना, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं बच्चों, आई को बढ़ाता हूं। जैसे अब अगर मैं ये प्रोसेस करूं, अब ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ये प्रोसेस करूं, तो अब क्या होगा, जैसे वही इसी को दोबारा एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, जैसे वही पहले इंटेंसिटी आई थी, तो मान लो 1 सेकंड में कितने फोटोन आ रहे थे, 100 फोटोन। अब मैं बात कर रहा हूं जब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट हो गया बच्चों, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, तो मान लो पहले मेरी रेडिएशन की इंटेंसिटी आई थी, तो कितने फोटोन आए बच्चों, 100 फोटोन आए। उन 100 फोटोन ने 100 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एनर्जी ट्रांसफर की, और वो एनर्जी उनके एमिशन के लिए सुटेबल थी। तो 100 फोटोन आए, उन्होंने 100 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, और जब 100 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो वो एनर्जी अब उनके एमिशन के लिए क्या थी, सुटेबल थी। तो 100 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एमिट हो गए। ठीक हो गया, तो आपको कुछ करंट मिल गई। अब आपने क्या किया, इंटेंसिटी को डबल कर दिया बच्चे से। अब मैंने इंटेंसिटी, मैं इधर को एग्जाम्पल इसको मान ले रहा हूं, अब आपने इंटेंसिटी को आई की जगह कितना कर दिया बच्चों, 2i कर दिया। ठीक है, तो आप जब इंटेंसिटी बढ़ा दोगे, तो मान लो कि पहले वही, जैसे जब इंटेंसिटी आई थी तो 1 सेकंड में 100 फोटोन आ रहे थे, अब मैंने इंटेंसिटी को 2i कर दिया, तो 1 सेकंड में कितने फोटोन आए बच्चों, 200 फोटोन आए। उन 200 फोटोन ने क्या किया, नए 200 इलेक्ट्रॉन को क्या दी, 100 पहले वाले जा चुके हैं। अब मैंने इंटेंसिटी डबल की, तो अब क्या हुआ, 200 फोटोन आए। उन 200 फोटोन ने क्या किया, 200 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। मैं 200 ऐसे एग्जांपल में बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है, लार्ज नंबर होता है ना, ये तो मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। तो अब क्या हुआ, तो इंटेंसिटी डबल की, तो फोटोन भी डबल आए, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हुए, डबल एमिट हुए। पहले 100 फोटोन आ रहे थे, अब 200 फोटोन आए, तो 200 फोटोन ने नए 200 इलेक्ट्रॉन को क्या दी, एनर्जी, तो अब नए 200 इलेक्ट्रॉन निकले। और समझते हो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी कर रहे हैं, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, तो मेरा जो एमिशन का चार्ज है वो भी डबल हो जाएगा। पता है ना, आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं ना, Q इज इक्वल टू एन। तो n डबल होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, तो चार्ज भी डबल हो जाएगा, और चार्ज भी डबल होगी तो क्या डबल हो जाएगी बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगी। मतलब आप जो ये करंट रिकॉर्ड कर रहे होगे इसमें, ठीक है, तो डबल हो जाएगी बच्चों। ऐसी इंटेंसिटी को 3 टाइम कर दोगे, तो 3 टाइम ज्यादा फोटोन आएंगे, 3 टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट भी 3 टाइम हो जाएगी, एंड सो ऑन सो ऑन। तो इंटेंसिटी बढ़ाते रहोगे तो करंट आपकी बढ़ती रहेगी। लेकिन ये तब सभी, ये सब तभी होगा जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा हो। तो इस पूरी बात से हमने क्या सीखा बच्चों, है ना, इस बात पूरी बात का कंक्लूजन क्या था कि इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट था। तो पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी का इफेक्ट तभी होगा जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा हो। अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है तो आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है और आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो उसका फायदा है फिर बच्चों। तो कहते हैं कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के ड्यूरिंग इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड क्या हो जाएंगे, क्योंकि इनकमिंग ज्यादा होगी तो आउटगोइंग बढ़ जाएगी। वही इनकमिंग मतलब फोटोन, आउटगोइंग मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इनकमिंग तो ज्यादा आउटगोइंग होगी। ठीक है, तो अगर हम ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड पर सेकंड बढ़ जाएंगे, जिससे मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं बच्चों, तो यही बात है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ बच्चों एक बार थोड़ा सा, है ना, कि थोड़ा इस डायग्राम को मैं छोटा करता हूँ बच्चों, नहीं तो फिर ये बीच में आएंगी चीजें ना, थोड़ा लिखने के लिए स्पेस बना लेते ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं चीज को। बाकी आप समझ तो गए हो बच्चों ना, इन बातों को समझ गए होगे। हम एक ग्राफ भी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, चलो इन बातों को आप समझ गए होगे। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ बच्चों कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या है। तो क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, कंडीशन है कि आपने जो इंटेंसिटी बढ़ानी है वो ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बढ़ानी है, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलते हैं ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन on increasing during photoelectric emission, comma, on increasing the intensity of, on increasing the intensity of, on increasing the intensity of incident radiation,
on increasing the intensity of incident radiation, on increasing the intensity of incident radiation, comma, number of electrons ejected per second. ये नंबर है बच्चों, नंबर डॉट लिखा है मैंने. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected per second increases. Number of electrons ejected per second increases. Number of electrons ejected per second increases. Number of electrons ejected per second increases due to which और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे चार्ज बढ़ेगा. चार्ज की बात नहीं कर रहे, वो जानते हो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा चार्ज बढ़ जाएगा, तो हम सीधे करंट की बात बोल रहे हैं. ड्यू टू विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. ड्यू टू विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. ड्यू टू विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. और कंडीशन है सब कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की ड्यूरिंग होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा बच्चे. इंटेंसिटी का इफेक्ट तो लिखते हैं, हमने पढ़ दे रहा हूँ क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन और इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इंक्रीजेस ड्यू टू विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक बच्चों, चलो अब इसका एक ग्राफ है, इस बात के लिए ग्राफ भी बना लेते हैं, है ना. ग्राफ भी आता है एग्जाम में. देखो इस चैप्टर के ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों. आप प्रीवियस ईयर वगैरह के क्वेश्चन पेपर चेक करो, सैंपल पेपर चेक करो, उनमें क्वेश्चन दिखेंगे बच्चों आपको. तो एक ग्राफ बना लेते हैं किस किस के बीच में, इंटेंसिटी वर्सेस करंट. ठीक बच्चों, तो इस एक्सिस पे मैं इंटेंसिटी लिख देता हूं. ये आपकी इंटेंसिटी एक्सिस है, इंटेंसिटी, और इस पे क्या बना रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, दिस इज इंटेंसिटी एक्स, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो अभी आपने देखा बच्चों, मैंने कहा इंटेंसिटी डबल करेंगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे, करंट डबल हो जाएगी, मतलब चार्ज डबल करंट डबल. तो जिस रेट से आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे उसी रेट से क्या बढ़ जाएगी बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी. ठीक है, तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आप जानते हो कैसे बनाते हैं बच्चों. ठीक है, तो समझ गए कि इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है. ठीक है बच्चों, तो चीज़ें समझने की बहुत है. ठीक है ना. तो हमने इंटेंसिटी से एक चीज़ सीखी कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इनकमिंग फोटोन बढ़ जाते हैं, है ना, और फिर आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे. तो आप लोग इसे नोट कर लो बच्चों, हमने इससे वाली पहली शीट में तो आपने नोट कर ही लिया था. ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे की बात करेंगे. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब बात करते हैं, देखो मैंने 3 इफेक्ट के लिखा है ना, हेडिंग में 3 इफेक्ट लिखे बच्चों. इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, है ना, आपको क्लियर हो गया. अब ये बात एक जगह लॉ में भी आएगी बच्चों, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी वाली. अब हमने लिखा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. चलो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है. समझना बच्चा, इस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल को ध्यान से समझिएगा. इस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में एक हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल. तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज आल्सो नोन एज कट ऑफ पोटेंशियल. तो क्या होता है, चलो पहले हेडिंग कर लेते हैं. किसकी बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं बच्चा. इंटेंसिटी सीख गए, चलो अब सीखते हैं पोटेंशियल चेंज करने से क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल. और जैसे मैंने कहा कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में आपने एक चीज सीखनी है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है. ठीक, उसके लिए आपको आना पड़ेगा बच्चों डायग्राम में. और ये रिवर्सिबल की बात मैंने क्यों की थी अब आप समझ जाओगे. वोल्ट मीटर क्यों लगा रहे, उसका पर्पस भी समझ जाओगे, है ना.
देखो हर चीज़ के हर जगह पर ना, जैसे अब इसका यूज़ है, इसका यूज़ है, तो आप समझ जाओगे कि मैंने वोल्ट मीटर क्यों लगा रखा है, रिवर्सिबल की बात मैं क्यों कर रहा था। चलो अब ध्यान देना बच्चों। चलो आपने क्या किया, देखो इनिशियली जब आपने ये एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया तो देखो हमने पी वाली प्लेट को किस पे रखा है, नेगेटिव पे। देखो नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो एक्ट एज कैथोड, और जो क्यू वाली प्लेट है एक्ट एज एनोड। तो इलेक्ट्रॉन कहां से एमिट हो रहे हैं, कैथोड से एमिट हो रहे हैं, और एनोड पॉजिटिव पर है तो उसको उनको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर जा रहे हैं इधर को, है ना। एमीटर से क्या बोलते हैं, कलेक्टर। ये एमिट कर रहा है, वो कलेक्ट कर ले रहे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। आपका सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है और करंट आ जा रही है आपको, ठीक है। तो आपने ऐसे किया, पहले आपने एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाले, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लिया, करंट को आपने रिकॉर्ड कर लिया, करंट कितनी आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। और मान लीजिए अभी हमने पोटेंशियल को क्या किया, लो पे रखा है, मिनिमम पे रखा। पोटेंशियल को आपने पहले मिनिमम पे सेट कर लिया, जो भी मिनिमम पोटेंशियल था। फिर समझ लो, दोबारा से बता रहा हूँ, क्या बोला पहले मैंने, क्या बोला कि आप इसको क्या करिए, पहले मिनिमम पर सेट कर लीजिए। जैसे आपके 2 वोल्ट या जितना भी मिनिमम होगा उस मिनिमम पे सेट कर लेंगे। फिर पोटेंशियल को मिनिमम पे सेट करके आपने क्या किया, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाले, किस पर, कैथोड पे डाले, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए और एनोड पे चले गए, और आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट आ गई। और करंट को आपने पहले कहीं नोट डाउन कर लिया कितनी करंट आई। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों बात। हाँ, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इन प्लेट के पोटेंशियल को रिवर्स करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि कैथोड एनोड बन जाए और एनोड क्या बन जाए, कैथोड बन जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, इनके, है ना, बैटरी के क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट भी ना रुके, मतलब हम रेडिएशन भी डालते रहे, हमारे एक्सपेरिमेंट चलते रहे, और अचानक से पोटेंशियल क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब मुझे एक्सपेरिमेंट को रोकना ना पड़े, एक्सपेरिमेंट मेरा चलते रहे, और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ही मेरे पोटेंशियल क्या हो जाए, बैटरी के टर्मिनल चेंज हो जाए। तो फिर वहां काम आती है बच्चों रिवर्सिबल की, है ना। क्या काम आती है, रिवर्सिबल की आती है, काम आती है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से रिवर्सिबल की बनाई जाती है। या मान लीजिए एक नॉब जैसी होती है, ऐसे को सिंपल में मैं ऐसे बोली, एक नॉब है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अगर आप उस नॉब को घुमा दोगे तो सडनली क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंट रोकना भी नहीं पड़ेगा, और आपके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे प्लेट के। जैसे प्लस पे था, ये देखो ना, अभी इनिशियली किस पर है, ये माइनस पर है बच्चों, और ये किस पर है, प्लस पर है। अब हमने क्या किया, सडनली रिवर्सिबल की, जैसे एक नॉब थी, नॉब को घुमा दिया। जैसे आप रिवर्सिबल की नॉब को घुमाओगे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो अचानक से पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो आपका नेगेटिव पर था वो किस पे आ जाएगा, पॉजिटिव पे आ जाएगा। तो मैंने इसको पॉजिटिव पे कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल की, और इसको नेगेटिव पे कर दिया। मेरे साथ कैथोड बन गया एनोड, एनोड बन गया कैथोड। अब ये कैथोड जो था ये एनोड बन गया, और जो एनोड था वो किसकी तरह बिहेव करने लग गया, कैथोड की तरह बिहेव करने लग गया। आपने इनके पोटेंशियल को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल की। तो अब इससे क्या होगा, अब इससे एक्सपेरिमेंट में क्या इफेक्ट होगा बच्चों, तो एक मेजर इफेक्ट आपको दिखेगा। देखिए अभी तक क्या हो रहा था मतलब है ना, पोटेंशियल को रिवर्स करने से पहले ये जो ए प्लेट थी किस पे थी, पॉजिटिव पे थी, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन सडनली ये प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही थी अब किस पर आ गई, नेगेटिव पर आ गई। तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो हम रेडिएशन डाल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो जो प्लेट अभी तक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, अब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। और एक बात मैंने बोली थी कि हमने जब पोटेंशियल को रिवर्स किया तो इसकी बैटरी के है ना पोटेंशियल को लो पर रखा था बच्चों। तो हम ये मान रहे हैं इनिशियली कि ये ए प्लेट जो है, जो अब मतलब जो क्यू प्लेट है जो अब कैथोड बन चुकी है, अभी नेगेटिव पे आ चुकी है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही है। लेकिन क्योंकि हमने पोटेंशियल को लो पर रखा है तो इसका रिपल्शन इतना स्ट्रांग नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को रोक पाए। हाँ, इलेक्ट्रॉन को स्लो कर दे रही है। अब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के अगेंस्ट जाएंगे तो रिपल्शन के अगेंस्ट मूव करने में उनकी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो जो उनको अभी तक अट्रैक्ट कर रहा था वो वही उनको क्या करने लगा, रिपेल करने लगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होगा। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी पजेस कर रहे हैं कि तब भी क्यू तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसका पोटेंशियल क्या है, लो है। तो इस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बच्चों, रिवर्स पोटेंशियल। ठीक है, आपने पोटेंशियल रिवर्स किया। अब हम क्या करते हैं, ठीक है,
तो इससे क्या होगा देखो, तो अब जब इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन के अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा तो दे टेक मोर टाइम टू रीच दी क्या प्लेट क्यू, तो इनको प्लेट क्यू तक जाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि पहले जल्दी पहुंच जा रहे थे, अट्रैक्ट कर रही थी प्लेट, अब अचानक से वो रिपेल करने लगी, तो दे टेक मोर टाइम। और जब टाइम बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जानते हो ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट टाइम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब थोड़े इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे और हल्के हल्के पहुंचेंगे क्यू प्लेट तक, मतलब मान के चल रहे हैं क्यू प्लेट तक पहुंच जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा, चार्ज उतना ही पहुंचेगा लेकिन क्या होगा, मोर टाइम में पहुंचेगा, तो करंट क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, टाइम बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी, तो करंट क्या कर जाएगी आपकी, आप देखोगे अगर माइक्रोमीटर में ध्यान से देखोगे तो आपका थोड़ा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब करंट डिक्रीज हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, अब इस रिवर्स पोटेंशियल को हम ग्रेजुअली क्या करते हैं, इस बैटरी की हेल्प से बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस रिवर्स पोटेंशियल को हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो इस रिवर्स पोटेंशियल के बढ़ाने से क्या होगा, अब ये जो क्यू प्लेट है इलेक्ट्रॉन को और अपोज करेगी, इन पे और ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, तो इलेक्ट्रॉन और स्लो डाउन हो जाएंगे, तो उससे करंट और क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो करंट और आप देखोगे फॉल आएगा, करंट फिर पीछे पीछे डिफ्लेक्शन आते रहेगा। फिर हम इस रिवर्स पोटेंशियल को ग्रेजुअली, बहुत सडन नहीं बढ़ा रहे बच्चों, ग्रेजुअली ग्रेजुअली करके क्या करेंगे, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो करंट क्या होगी भाई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती जाएगी, करंट घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जाके आप देखोगे कि करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बच्चों, भाई जब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, तो एक स्टेज आएगी ना कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रोक देगा, दूर पे रोक देगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो रहे लेकिन ए तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ए का रिपल्शन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो करंट को, इलेक्ट्रॉन को रोक देगा रास्ते में ही, मतलब अपने आने से पहले ही अब दूर पे रोक देगा इलेक्ट्रॉन को, रिपल्शन के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। इजेक्शन नहीं रुका लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक गया बच्चों। ठीक है, तो बस जब इलेक्ट्रॉन क्यू प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सर्किट फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस पोटेंशियल, रिवर्स पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के रुकने से करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन रुक गया इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और करंट क्या हो गई बच्चों, जीरो, तो करंट जीरो हो गई इसलिए क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल। तो करंट के रेस्पेक्ट में देखो तो उसे कट ऑफ कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देखो तो उसे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, तो रिवर्स पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे करंट जीरो हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। मैं जल्दी से एक बार दोबारा जल्दी समराइज कर दे रहा हूं, है ना। अब मैं शॉर्ट शॉर्ट में बोलूंगा, ठीक है, डिटेल तो मैंने पूरा बता दिया। हमने क्या बोला बच्चों, पहले हमने क्या किया, क्यू को प्लस पे रखा, पी को माइनस पे रखा, रेडिएशन डाले, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गए, और वो पी से कहां जा रहे थे, क्यू पे जा रहे थे। ठीक है ना, तो हमने पहले एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया, फिर हमने क्या किया, सडनली ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट रिवर्सिबल की के हेल्प से क्या कर दिया, इनके पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया, मतलब कैथोड एनोड जैसा हो गया, एनोड कैथोड जैसा हो गया। तो उससे क्या हुआ, जो प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही थी अब वो प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगी, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो गई, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो जाने से इनको ए प्लेट क्यू प्लेट तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो करंट कम हो जाएगी। फिर हम इस रिवर्स पोटेंशियल को ग्रेजुअली हल्के हल्के क्या कर रहे, बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन और इस प्लेट के बीच का रिपल्शन बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट पर जाकर इस प्लेट का रिपल्शन इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रोक देगी, और इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे तो करंट मेरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो रिवर्स पोटेंशियल की उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, आपका स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो बात समझ गए बच्चों, ठीक। चलिए इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, स्टॉपिंग या कट ऑफ की वैल्यू क्या होती है। चलो तो पहले तो बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं इसको, इस बात को जो मैंने लिखा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, मैं पूरा लिख दे रहा हूं डिटेल में बच्चा, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, आज जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने कहा देखो जितने भी आगे के टॉपिक है वो टॉपिक सभी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। अभी हम ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, तो वो भी इसी एक्सपेरिमेंट को रेफरेंस से बोलेंगे, इसी एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस देंगे। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरचेंजिंग on interchanging the potentials of
और इंटरचेंजिंग द पोटेंशियल्स ऑफ प्लेट्स पी एंड क्यू, प्लेट्स पी एंड क्यू, हमने उनको पी एंड क्यू नाम दिया बच्चों। और इंटरचेंजिंग द पोटेंशियल्स ऑफ प्लेट्स पी एंड क्यू, किसके हेल्प से इंटरचेंज किया हमने? विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल की, विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल की, है ना। तो हमने लिख दिया बच्चा कि इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ऑन इंटरचेंजिंग द पोटेंशियल्स ऑफ प्लेट्स पी एंड क्यू विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल की, विद द हेल्प ऑफ रिवर्सिबल की, कॉमा फोटोइलेक्ट्रिक करंट, तो इसको आगे लिख देते हैं बच्चों इधर, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस स्लाइटली। पहले हम मान रहे कि हमने पोटेंशियल को लो पर रखा है बच्चों ना, तो करंट में थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा। फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस स्लाइटली, स्लाइटली क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन, ड्यू टू, इस स्लाइट डिक्रीज का रीजन भी बता रहे हैं कि ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन the electron, due to the repulsion between the electron and plate Q। चेक कर लो बच्चों, है ना, ये Q प्लेट जो अभी तक अट्रैक्ट करी क्या करने लगी, देखो नेगेटिव पे आगे रिपेल कर रही है, तो मैं इस Q का रेफरेंस दे रहा हूं। हाँ, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्लेट Q, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, करंट थोड़ी सी डिक्रीज हो जा रही है। अब इस पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे हैं? रिवर्स पोटेंशियल। तो अब इसको ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, फिर तो लिखते हैं ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग दिस रिवर्स पोटेंशियल, नेक्स्ट पेज लिख दे रहा हूं, ऑन ग्रेजुअली, ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग दिस रिवर्स पोटेंशियल, ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग दिस रिवर्स पोटेंशियल, ऑन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग दिस रिवर्स पोटेंशियल, on gradually increasing this reverse potential, comma photoelectric current goes on decreasing, photoelectric current photoelectric current, photoelectric current goes on decreasing, photoelectric current goes on decreasing, ये घटती जाएगी n बिकम जीरो, और एक पॉइंट पे जीरो भी हो जाएगी, n बिकम जीरो, घटते घटते कभी ना कभी जीरो भी हो जाएगी ना बच्चों, n बिकम जीरो at a particular value, and become zero at a particular value of this reverse potential, at a particular value of this reverse potential, ठीक है ना। तो हमने बोल दिया बच्चों कि on gradually increasing this reverse potential, photoelectric current goes on decreasing and become zero at a particular value of this reverse potential, ठीक है। इसी रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बोलते हैं दिस वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल, दिस वैल्यू ऑफ रिवर्स पोटेंशियल, दिस वैल्यू सही है ऑफ रिवर्स पोटेंशियल at which photoelectric current becomes zero, at which photoelectric current becomes zero, at which photoelectric current becomes zero, photoelectric current become, sorry बच्चा, zero
is called stopping potential और कट ऑफ पोटेंशियल, इसे कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, मैंने अलग कलर से इस लिखा बच्चों कि पूछा जाता है व्हाट इज स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल, तो डेफिनेशन आती है कि डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फिर इतना डिटेल में ना जाकर आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि रिवर्स पोटेंशियल की वो वैल्यू जिस पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बाकी पूरा डिटेल आ गया तो आपने डिटेल लिखना है। ठीक है, बात समझ रहे बच्चों? तो ये पोटेंशियल का इफेक्ट है। ठीक है, और मेनली किसका इफेक्ट देख रहे हैं हम लोग, रिवर्स पोटेंशियल का इफेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, और ये पोटेंशियल की वैल्यू कहां से मेजर करोगे, तो वोल्ट मीटर लगाए बच्चों, किस पोटेंशियल पे करंट जीरो हो जा रही है इससे आप मेजर कर सकते हो। ये वोल्ट मीटर का यूज ये है आपका। ठीक है, और रिवर्सिबल की का यूज भी समझ गए, पोटेंशियल के इफेक्ट को देखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। चलो अब आता है कि बच्चों कि इसकी वैल्यू है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात न्यूमेरिकल्स में आएगी, तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए जिससे मैं न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकूं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। चलो हम मान लेते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कर क्या रहा है बेसिकली, चलो डायग्राम में चलते हैं बच्चों ना, डायग्राम से आपको आसान आ जाएगा। तो ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने का काम कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। भाई किसी भी चलती हुई चीज को अगर आप रोकना चाहोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे एक बॉल में किसी की तरफ फेंकूं, ठीक है, तो सामने वाला बॉल को कैच कर लेगा, तो जब बॉल को कैच करेगा तो उसने बॉल की क्या कर दी, काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दी। तो उसके लिए क्या किया, उसने कैच करने के लिए काम किया ना बच्चों, वर्क किया, तो उसके वर्क करने से बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हमने बॉल की काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए क्या किया, वर्क किया। तो यहां पर भी यही हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को रोक दे रहे हैं, तो किस एनर्जी को बैलेंस कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय अप्लाइड पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बैलेंस कर दे रहा है। तो बस ये कंसेप्ट है बच्चों, सीधा सा एक। तो क्या बोलेंगे, मैं मान लेता हूं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट मान लेते हैं कुछ ऐसा बच्चों। तो मान लेते हैं कि इफ वी नॉट बी द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैं इसकी वैल्यू को वी नॉट मान लेता हूं। कहते हैं इफ वी नॉट, ज्यादातर बुक में वी नॉट से ही लिखते हैं बच्चों, if v naught be the value of stopping potential, be the value of stopping potential, मान लो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू v naught है, stopping potential, if v naught be the value of stopping potential then क्या कंसेप्ट लगाओगे बच्चों, क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। देन क्या बोलेंगे, वर्क डन by stopping potential, work done by stopping potential, work done by stopping potential is equals to क्या लिखेंगे, maximum kinetic energy of ejected electrons। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बैलेंस कराए बच्चों, मैक्सिमम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बच्चों, तो ये कंसेप्ट है पोटेंशियल, क्या सॉरी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का। बस ठीक है, अब इसको लिख दीजिए न्यूमेरिकली। अच्छा, वर्क डन बाय स्टॉपिंग, मैंने पोटेंशियल लिखना भूल गया बच्चा, अच्छा सॉरी, पोटेंशियल लिख देते हैं कहीं पर, वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल नीचे ऐड कर देना हूँ। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब बात आई कि फिर इसको न्यूमेरिकली क्या लिखें, तो आप जानते हो बच्चों, आप ये चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन बाय पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज इनटू अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, होता है ना, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है बच्चों, पोटेंशियल वाले चैप्टर में, है ना। तो वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल है वी नॉट, अच्छा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, पहले चार्ज चलो ई और कितना वी नॉट, होता है ना।
वर्क डन बाय पोटेंशियल होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किसको रोक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर क्या लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे ही याद रखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन रहने दो, चाहो तो ब्रेक करके आप ले सकते हो, लेकिन ऐसे ही याद रखिए, इसको ऐसे याद रखना ज्यादा सूटेबल माना जाता है। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू के, न्यूमेरिकल में वैसे लगाएंगे, मैं ई को इधर ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ बच्चों, नहीं तो आप वी नॉट को के अपॉन ही ले सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे ही याद रखो, ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल का इफेक्ट भी समझ गए हम लोग, इंटेंसिटी। चलो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, इसको पहले नोट डाउन करिए। ठीक है, चलो अब एक लास्ट इफेक्ट है, उसकी बात कर लेते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और देखो इसका इफेक्ट तो सबसे मतलब सबसे इफेक्टिव तो यही है बच्चों, कहते हैं ना कि अगर फ्रीक्वेंसी सूटेबल ना हो तो कोई इजेक्शन ही नहीं होगा, और इजेक्शन नहीं होगा तो बाकी चीज का इफेक्ट तो होगा ही नहीं बच्चों, ना पोटेंशियल का कोई इफेक्ट होगा ना इंटेंसिटी। तो सबसे प्राइमरी चीज तो आपकी फ्रीक्वेंसी ही है। तो समझो बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में दो बातें हैं बच्चों, है ना। एक बात ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, अगर उस फ्रीक्वेंसी के बिलो की रेडिएशन आप डालोगे किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पे, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी फोटोन से मिलती है, और फोटोन की एनर्जी उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फोटोन के पास भी एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कम मिलेगी तो इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो एक बात तो ये होती है कि कहते हैं कि देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। अच्छा, अब मान लीजिए आपको लगता है कि चलो पहले हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन डाले, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गए, चलो ठीक हो गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरी यही है कि पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो। अब चलो हमको लगता है कि भाई अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा के देखते हैं, हमने इजेक्शन को स्टार्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लग गया, करंट रिकॉर्ड कर दी हमने, सब करंट आने लग गई, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक मिशन स्टार्ट तो हो गया। तो अब देखते हैं कि थोड़ा फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देते हैं, अगर मैं रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड के अबव और बढ़ाता हूं तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाओगे ना, तो जो इनकमिंग फोटोन है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, इसकी फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है, एस तो कांस्टेंट है। तो अगर आप क्या करोगे, थ्रेशोल्ड के ऊपर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाओगे तो इनकमिंग फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और फोटोन अपनी एनर्जी किनको दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, अपने पास तो रखते नहीं है वो। तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को भी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना, तो एक सर्टन अमाउंट तो खर्च कर देगा अपने आप को क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए, बाकी जितनी एनर्जी बचेगी, अभी हम लोग आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें ही बात करेंगे। ठीक है, तो जब इनकमिंग फोटोन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, और जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इजेक्शन के ड्यूरिंग उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेकर के होंगे, एमिट होंगे। और आपने अभी देखा बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनको रोकने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल क्या होगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये दो बातें कि अगर आप थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि फोटोन उनको ज्यादा एनर्जी देंगे तो इजेक्शन के टाइम पर उनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, और जब उनकी एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी बच्चों, उनको रोकने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए, दो बातें आपने ध्यान करनी है, किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, तो मैं बात लिख देता हूं बच्चों, ये तो आप जानते ही हो। तो क्या बोलते हैं कि देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, पहले थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, पहले एक बात कर लेते हैं कि देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ सर्टेन minimum frequency there is a certain minimum frequency below which no photoelectric emission takes place,
बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालोगे तो कुछ नहीं होगा बच्चा। बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, below which no photoelectric emission takes place, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई आपसे बोले कि थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन बता दिए, तो आप इसे थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन में भी यूज कर सकते हो बच्चों इस बात को। अब ये तो पहली बात हो गई ना, ये पहला पॉइंट है। इसी में अब दूसरी बात है, ठीक है ना, कि अब अगर हम क्या करें, थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दें। आप बोलोगे चलो हमने इमिशन स्टार्ट कर लिया, अब फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा रहे हैं, लिखते हैं अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जा रहे हैं बच्चों, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, above threshold frequency on increasing the above threshold frequency comma on increasing the frequency of incident radiation, on increasing the frequency of incident radiation, on increasing the frequency of incident radiation comma kinetic energy of ejected electrons, kinetic energy of ejected electrons increases, comma due to which इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग, अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो उसके लिए ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। ड्यू टू विच the value of due to which the value of stopping potential required, due to which the value of stopping potential required also increases, due to which the value of stopping potential required also increases। ठीक बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी का ये दो मेन इफेक्ट आपने ध्यान करने हैं कि, है ना, कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से नीचे के रेडिएशन डालोगे तो कोई एमिशन नहीं होगा, वो लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड कहलाती है। और थ्रेशोल्ड के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो ज्यादा एनर्जी पजेस करेंगे, तो उनको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। अब इस बात का एक ग्राफ भी है बच्चों, ये जो पूरी बात आपने 2 पॉइंट में सीखी ना, इस पूरी बात को आप एक ग्राफ से भी समराइज कर सकते हो। कैसे समझने, ग्राफ बना रहे हैं अब हम। ये ग्राफ है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग के बीच में ग्राफ बना रहे हैं बच्चों। ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट समझते हो, के बीच में ग्राफ है। ठीक है, और ये ग्राफ, ठीक है, बाकी इस चैप्टर से बच्चों बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं, इस ग्राफ पे बेस आपको आगे हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, तो इस ग्राफ पे बेस क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इस ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। तो इस ग्राफ को पहले मैं बना देता हूँ और समझना कि इस ग्राफ को ऐसा बनाने के पीछे क्या रीजन है। ठीक है, बहुत से बच्चों को लगता है ग्राफ हमने यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, जैसे मान लो इस पॉइंट को ओ पॉइंट मान लेते हैं, है ना, तो बच्चे बोलते हैं कि इस ग्राफ को आपने ओ से स्टार्ट क्यों नहीं किया, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इस ग्राफ को आप बच्चों यहाँ से स्टार्ट मत करने, नहीं तो लॉजिकली गलत हो जाओगे। क्यों ग्राफ को स्टार्ट नहीं कर रहे यहाँ से, देखो समझ,
समझ रहे, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, और ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन को रोकने लगा रहे। देखो इस ग्राफ को बेसिकली अगर हम ओ पॉइंट से स्टार्ट रीड करें, देखो तो अगर हम ओ पॉइंट पर हैं तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसके अंदर आप कोई भी रेडिएशन फॉल नहीं कर रहे हो, और जब आप रेडिएशन ही फॉल नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं बच्चों, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब तक आप थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचोगे, बेसिकली ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो पॉइंट है, ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू है बच्चों, ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा, आप फ्रीक्वेंसी को एफ भी ले सकते हो बच्चों, अगर आपको म्यू बनाने में दिक्कत है तो आप ऐसे ले सकते हो। चलो हमने म्यू बना रहे, तो देखो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और अभी हम थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचे बच्चों। जब तक आप थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचोगे कोई भी रेडिएशन स्टार्ट नहीं होंगे, और जब रेडिएशन स्टार्ट ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे, तो आप किसको रोकोगे बच्चों, कुछ है ही नहीं रोकने के लिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते 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 कहां पहुंच गए, कहां पहुंच गए बच्चों, थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए। जैसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंचोगे, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इजेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगेंगे। ठीक है, आपका रिकॉर्ड करंट आ जाएगी सर्किट में। अब हम देखो इस ग्राफ में और आगे जा रहे हैं बच्चों, देखो ना, हम हॉरिजॉन्टली भी आगे जा रहे हैं और वर्टिकली ऊपर भी जा रहे हैं। तो इसके बाद आप थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहे हो, तो जब आप थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे, यहाँ लिखा हमने ना, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। तो देखो ग्राफ यही बता रहे हैं कि आप थ्रेशोल्ड के ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो हल्के हल्के क्या बढ़ रहा है, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है बच्चों। तो जिस रेट से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उसी रेट से क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसी रेट से क्या होगा, आपको ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ग्राफ ये बता रहे हैं, जो येलो लाइन में ड्रॉ की, ये बता रहे कि थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ग्रेजुअली बढ़ते जाए। ठीक है, जो आपने दो बातें लिखी हैं वो इस ग्राफ में दिख रही है बच्चों, दोनों बातें कि एक सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके नीचे कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा है, और थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इस पूरी बात की समरी भी इस ग्राफ में है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो बच्चों, हमने शायद यहाँ तक तो आपने नोट डाउन कर लिया था, पोटेंशियल के इफेक्ट तक, है ना। अगर नहीं करा तो मैं इसको भी एक बार शो कर देता हूँ आपको, है ना। अगर मैं शायद हो सकता है मैंने लास्ट में ये बाद में लिखा, जैसा भी आप इसको पॉज करके नोट करो बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इफेक्ट ऑफ क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो बच्चों हमने तीनों इफेक्ट देख लिए, इफेक्ट इंटेंसिटी का इफेक्ट भी आप समझ गए, पोटेंशियल का इफेक्ट भी समझ गए, और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट भी समझ गए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात भी है बच्चों, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्हीं तीनों इफेक्ट की बात है। इन्हीं इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं इफेक्ट पे भी ग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों को अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको, है ना, डाउट में रिप्लाई, मतलब मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक बच्चों, तो ठीक, तो आज हमने तीनों इफेक्ट समझ लिए बच्चों। अब इसके बाद देखो दो चीज़ें और होती हैं इसमें, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। बाकी आगे की बात फिर किसके आएंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैट, ड्यूअल नेचर, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली से पहले अभी हमारे रेडिएशन में दो बातें और हैं, एक तो हमें आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़नी है, और कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। बाकी देखो लॉ में कोई बहुत नई बातें नहीं है, जो आज हमने तीन इफेक्ट की बातें सीखी ना बच्चों, यही बातें लॉ में भी बोली जाएंगी, बस एक लॉ थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तीन लॉ में यही तीन बातें हो रही हैं जो आप इफेक्ट में पढ़ रहे हो। तो लॉ आपको कुछ बहुत नए से नहीं लगेंगे, यही बातें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। हाँ, एक लॉ थोड़ा नया होगा, तो एक तो हमें लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ने हैं अभी, और एक आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, तो हमारे जब आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ लेंगे और लॉ पढ़ लेंगे तो हमारे क्या कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, ये रेडिएशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेडिएशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर एक टॉपिक और बचता है आपका, डी ब्रोगली डिलेक्ट्रिक हाइपोथेसिस, और उसी पे बेस्ड एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अभी हमारे इतने टॉपिक और बचे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम आगे के टॉपिक अब अगले लेक्चर में बच्चों क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ठीक बच्चों, और बच्चों हम कहते हैं कि आप इन लेक्चर को, आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं, लेक्चर है ना पसंद आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। और आपके कोई जानने वाले बच्चे बाहर रहते हो, ठीक है, जो जेई नीट की प्रिपरेशन करें, 11-12 के बच्चे, है ना, तो उनको भी इन वीडियो को उनके साथ शेयर करो, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बच्चों बोलो। ठीक है, कि हम भी आपके लिए मेहनत कर पाएँ और अच्छा कंटेंट आपको दें। तो उसके लिए आपको, है ना, हम भी आपसे एक चीज़ चाहते हैं कि आप हमें, हमारी वीडियो को आगे तक पहुँचाओ, बच्चों के साथ शेयर करो। ठीक है बच्चों, चलो अगले वीडियो में मिलेंगे, और ठीक है, इसके आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।